ठीक है, शेयर कर दूं फाइल। कल हमने टाल मटोल तक देख लिया था। फिर निर्णय, मतलब जो भी डिसीजन लेना है, निर्णय हो गया। फिर बहुत एक ज्यादा सावधानी भी, जैसे मतलब जो भी हम करना चाहते हैं उसका एक ट्रस्ट डिसीजन लेना चाहिए हमें, कि क्या कहते हैं कि मुझे करना है तो करना है। बार बार अगर हम हमारे डिसीजन को चेंज करते रहेंगे तो उस वो भी एक असफलता का कारण है हमारा, कि जिसके वजह से हम आगे ग्रो नहीं कर पाते हैं। फिर हो गया आपका, जैसे बिजनेस में हम कुछ भी करने से पहले बहुत अति सावधानी जो बरतते हैं। अगर मैं ऐसा कर लूंगी तो क्या होगा, लोग क्या बोलेंगे, गलती होगी, या इस तरह से जो हम सोचते हैं ना कि मैं गलत बोलूंगी, मैं नहीं बोल पाऊंगी, या मैं नहीं कर पाऊंगी, या हम सोचते हैं कि पूरा परफेक्ट हो जाऊं तभी जाके मैं कुछ करूंगी, तब जाके ही मैं कुछ कर पाऊंगी, तो वो उससे भी वो भी हमारे लिए काफी नुकसान है। करते करते सब परफेक्ट बनते हैं। ठीक है। फिर बिजनेस में गलत सहयोगियों का गलत चुनाव, जैसे बिजनेस में भी होता है ना कि हमें किसी ने हमने अपने बिजनेस में जैसे देखे कि हम किसी को प्रोस्पेक्ट को समझाते हैं, तो प्रोस्पेक्ट क्या करता है, जाके मैं किसी और से पूछ के दूसरों से इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने की कोशिश करता है, या फिर हम हमारी अपलाइन जो ऑलरेडी वो काम में परफेक्ट है, जो काम जो जो सही से जिसको आता है, उससे नहीं पूछ के किसी एक ऐसे व्यक्ति से जब सजेशन लेते हैं कि जिसको उसके बारे में एबीसीडी भी नहीं पता होता है, तो वो भी एक हम गलती करते हैं। तो जो जिस काम में निपुण है उसी से ही हमें सलाह लेनी चाहिए, तो ही हम सही मार्गदर्शन हमें मिल पाएगा। ठीक है। फिर प्रयास करते रहना चाहिए। प्रयास अगर हम नहीं करेंगे तो हमें परफेक्शन कभी नहीं आने वाला है। फिजूल खर्ची नहीं करनी है, और हमेशा उत्साह रहना है, उत्साही रहना है। ठीक है। फिर फिर दूसरों का हेल्प करना है, ऐसा नहीं कि सिर्फ अपने बारे में सोचना है कि मैं बिजनेस में आई, मेरा बिजनेस ग्रो करे, बाकी मैंने अपने डाउट किसी को ज्वाइन करवा दिया तो उसको सिखाना है, सब कुछ करवाना है, तभी जाके हम सक्सेसफुल होंगे। कि नीच दूसरों की हेल्प करेंगे तभी जाके हमारा भी ग्रोथ भी होगा। अगर हम सिर्फ अपने बारे में सोचेंगे तो उसमें भी हमारा ग्रोथ नहीं होगा। फिर बेईमानी नहीं करना है, घमंड नहीं करना है, अहंकार नहीं रखना है। किसी छोटी छोटी अचीवमेंट अगर होती है तो उसमें भी अहंकार नहीं करना है, कि दूसरों को नीचा नहीं समझना है। और सब कुछ भी करने से पहले जो हम अनुमान कर लेते कि अगर मैंने ऐसा किया तो ऐसा होगा, अगर मैं इसको बताने गई तो वो ऐसा समझेगी, ऐसा सोचेगी, वो लेगी नहीं, वो करेगी नहीं, तो ये सब इतना अनुमान नहीं लगाना है पहले से। ठीक है। तो ये हमारे 30 थे। आज कौन मैं पढ़ती हूँ, ठीक है। तो उसके बाद आज यहाँ से स्टार्ट करते हैं। असफलता के 30 प्रमुख कारणों में जीवन की विडंबना का वर्णन मिलता है, जो लगभग हर उस आदमी के बारे में सही है जिसने कोशिश की है, और जो सफल जिसने कोशिश की है और जो असफल हुआ है। यह सहायक होगा यदि आप किसी ऐसे व्यक्ति को प्रेरित कर सके जो आपको अच्छी तरह से जानता हो, कि वह आपके साथ इस सूची को पढ़े और असफलता के 30 कारणों के संदर्भ में आपका विश्लेषण करे। अगर आप इसे अकेले आजमाना चाहते हैं तो कोई भी हर्ज नहीं है, परंतु अधिकांश लोग अपने आप को उस तरह से नहीं देख पाते जिस तरह से दूसरे लोग उन्हें देखते हैं। हो सकता है कि आप भी उनमें से हो जो ऐसा नहीं कर पाते। सबसे पुरानी सलाह है, इंसान अपने आप को जानो। अगर आप अगर आप सामान को सफलतापूर्वक बेचना चाहते हैं तो आपको सामान का ज्ञान होना चाहिए। यह व्यक्तिगत सर्विस की मार्केटिंग के बारे में भी उतना ही सही है। आपको अपनी सारी कमजोरियां पता होनी चाहिए, ताकि या तो आप उन पर पल बना सके, या उन्हें पूरी तरह दूर कर सके। आपको अपनी शक्तियां भी मालूम होनी चाहिए, ताकि आप अपनी सर्विस बेचते समय उनकी तरफ सामने वाले का ध्यान आकर्षित कर सके। आप अपने आप को सिर्फ सटीक विश्लेषण के द्वारा जान सकते हैं। अपने बारे में अज्ञान की मूर्खता एक युवक ने दिखाई जब उसने एक पद के लिए एक प्रसिद्ध बिजनेस मैनेजर के पास आवेदन दिया।
उसने तब तक तो अच्छा प्रभाव जमाया जब तक उसे यह नहीं पूछा गया कि वह कितनी तनख्वाह की उम्मीद करता है। उसने जवाब दिया कि उसने अपने दिमाग में कोई निश्चित राशि नहीं सोची थी, निश्चित लक्ष्य का अभाव। मैनेजर ने इस पर कहा, हम आपको अब उतना वेतन देंगे जितना हम सोचते हैं, परंतु इसके पहले हम एक सप्ताह तक आपका काम देखेंगे। मैं यह नहीं स्वीकार करूंगा, आवेदक ने जवाब दिया। जहां मैं काम कर रहा हूं, वहां पर मुझे उससे ज्यादा मिलता है। इससे पहले कि आप अपने वर्तमान पद की तनख्वाह में बढ़ोतरी के बारे में सौदेबाजी करें या कहीं और नौकरी की तलाश करें, यह सुनिश्चित कर ले कि आपको अभी जितना मिलता है उसका मूल्य उससे अधिक हो। पैसा चाहना बात अलग है। हर आदमी पैसा ज्यादा चाहता है, परंतु यह पूरी तरह से भिन्न बात है कि आवक मूल्य अधिक हो। कई लोग अपनी इच्छाओं को अपनी उचित तनख्वाह मानने की गलती कर बैठते हैं। आपकी आर्थिक आवश्यकताएं आवश्यकताओं और इच्छाओं का आपके मूल्य से कोई लेना देना नहीं है। आपका मूल्य इस बात पर पूरी तरह से निर्धारित करता है कि आप उपयोगी सर्विस देने में कितने योग्य हैं, या आप में दूसरों को इस तरह से सर्विस प्रदान करने के लिए प्रेरित करने की कितनी क्षमता है। अपने आप की एक सूची बनाएं, 28 प्रश्न जिनका आपको जवाब देना चाहिए। वार्षिक आत्मविश्लेषण व्यक्तिगत सर्विसेज की प्रभावी मार्केटिंग के लिए भी उतना ही अनिवार्य है जितना कि सामान की वार्षिक सूची बनाना। इससे भी बड़ी बात यह है कि वार्षिक विश्लेषण में अपनी गलतियों में कमी और अपने गुणों में बढ़ोतरी होनी चाहिए। जीवन में आदमी या तो आगे बढ़ता है या उसी जगह पर खड़ा रहता है या फिर पीछे रह जाता है। इंसान का लक्ष्य हमेशा आगे बढ़ना होना चाहिए। वार्षिक आत्मविश्लेषण बताएगा कि प्रगति हुई है या नहीं, और अगर हुई है तो कितनी। इससे यह भी पता चलेगा कि आपने कहीं कोई कदम पीछे की तरफ तो नहीं उठाया है। व्यक्तिगत सर्विस की प्रभावी मार्केटिंग के लिए आगे की तरफ बढ़ना आवश्यक है, चाहे प्रगति की रफ्तार धीमी ही क्यों न हो। आपका वार्षिक आत्मविश्लेषण हर साल के अंत में किया जाना चाहिए, ताकि आप इसमें किए जाने वाले किसी भी सुधार को नए वर्ष के संकल्पों में शामिल कर सके। यह सुधार आपको विश्लेषण के बाद समझ में आएगा। अपने आप की सूची बनाते समय खुद से नीचे दिए गए सवाल पूछे और अपने जवाबों की जांच करते समय किसी ऐसे आदमी की मदद ले जो आपको इस बारे में खुद को धोखा न देने दे। व्यक्तिगत सूची के लिए आत्म विश्लेषण प्रश्नावली। क्या मैंने वह लक्ष्य हासिल कर लिया है जो मैंने इस साल बनाया था? आपको हर साल एक निश्चित वार्षिक लक्ष्य बनाना चाहिए जो आपके जीवन के प्रमुख लक्ष्य का एक हिस्सा हो। दूसरा, क्या मैंने सर्वश्रेष्ठ क्वालिटी की वह सर्विस दी है जिसे देने में मैं सक्षम हूँ, या मैंने इस सेवा के किसी हिस्से में सुधार किया है? तीसरा, क्या मैंने सेवा में वह सर्वश्रेष्ठ संभव क्वांटिटी दी है जो मैं दे सकता हूँ? क्या मेरे का भाव हमेशा तालमेल और सहयोग का रहा है? क्या मैंने टाल मटोल की आदत को अपनी कार्य कुशलता में कमी करने की इजाजत दी है? और अगर ऐसा है तो किस हद तक? क्या मैंने अपने व्यक्तित्व के सुधार किया है, और अगर हाँ, तो किन तरीकों से? क्या मैंने अपनी योजनाओं को लगन से अंत तक सफलतापूर्वक पूर्ण किया है? क्या मैंने हमेशा तत्काल और निश्चित निर्णय लिया है? क्या मैंने 6 मूलभूत डरों में से एक या इससे अधिक को अपनी कुशलता में कमी करने की इजाजत दी है? क्या मैं कभी अति सावधान या कम सावधान रहा हूँ? क्या कार्यस्थल पर मेरे सहयोगियों के साथ मेरे संबंध सुखद है या दुखद? अगर यह दुखद है, तो क्या गलती आंशिक रूप से या पूरी तरह से मेरी है? क्या मैंने प्रयास में एकाग्रता की कमी की वजह से अपनी ऊर्जा को व्यर्थ गंवाया है? क्या मैं अभी विषयों को खुले दिमाग का और रहा सहिष्णु रहा हूँ? मैंने सर्विस देने की अपनी योग्यता में किस तरह सुधार किया है?
क्या मैंने अपनी किसी आदत में असंयम का परिचय दिया है? क्या मैंने किसी भी रूप में या तो खुलकर या गोपनीय रूप से अहंकार प्रदर्शित किया है? क्या अपने सहयोगियों के प्रति मेरा व्यवहार ऐसा है जिससे वे मेरा सम्मान करने के लिए प्रेरित हो? क्या मेरे विचार और निर्णय अंदाजे पर आधारित है? आय फिर विश्लेषण और सटीक विचारों पर आधारित है? क्या मैंने अपने समय, अपने खर्चे और अपनी आमदनी का बजट बनाने की आदत का पालन किया है? और क्या मैं इन बजटों में अनुदार रहा हूँ? मैंने कितना समय लाभहीन प्रयासों में लगाया है, जिसका मैं बेहतर लाभ उठा सकता था? मैं अपने समय का किस तरह से नया बजट बना सकता हूँ और अपनी आदतों को किस तरह से बदल सकता हूँ ताकि मैं अगले साल में अधिक प्रभावी बन जाऊं? क्या मैं ऐसा व्यवहार करने का दोषी हूँ जिससे मेरी अंतरात्मा कचोटती हो? किस तरह से मैं उससे अधिक और बेहतर सर्विस दे सकता हूँ जिसके लिए मुझे धन प्राप्त हो रहा है? क्या मैंने किसी के प्रति अन्याय किया है और यदि है तो किस तरह? अगर मैं वर्ष भर के लिए अपनी स्वयं की सर्विस को खरीदूं, तो क्या मैं इस खरीद से संतुष्ट रहूंगा? क्या मैं सही व्यवसाय हूँ और अगर नहीं तो क्यों? क्या मेरी सर्विस का खरीदार मेरे द्वारा की गई सर्विस संतुष्ट है और अगर नहीं तो क्यों? सफलता के मूलभूत सिद्धांतों पर मेरी वर्तमान रेटिंग क्या है? इस रेटिंग को ईमानदारी और स्पष्टता से बनाएं और इसे किसी ऐसे व्यक्ति से चेक करवा लें जिसमें इतना साहस हो कि वो सटीक जांच करे। तो ये जितने भी असफलता के 30 कारण बताए गए थे और ये जो क्वेश्चंस दिए हुए हैं, इतना भी अगर हम अपना करते हैं तो हमें अपना आत्मविश्लेषण हो जाता है कि हम कहाँ गलत जा रहे हैं और क्या-क्या हमें इम्प्रूवमेंट करने की जरूरत है। इस अध्ययन में दी गई जानकारी पढ़ने और हृदय में उतरने के बाद अब आप तैयार हैं कि आप अपनी व्यक्तिगत सर्विस की मार्केटिंग के लिए व्यवहारिक योजना बना सके। इस अध्ययन में व्यक्तिगत सर्विसेज की बिक्री की योजना बनाने के लिए अनिवार्य हर सिद्धांत का पूर्ण विवरण मिलेगा। इसमें लीडरशिप के प्रमुख तत्व, लीडरशिप में असफलता के सबसे आम कारण, लीडरशिप के अवसर वाले क्षेत्रों का विवरण, जीवन के सभी क्षेत्रों में असफलता के प्रमुख कारण और आत्मविश्लेषण में प्रयुक्त किए जाने वाले प्रश्न शामिल है। सटीक जानकारी को विस्तार से प्रस्तुत किया गया है क्योंकि इसकी उन सभी लोगों को जरूरत होगी जो व्यक्तिगत सर्विस की मार्केटिंग करके अमीर बनने की तरफ कदम बढ़ाना शुरू करेंगे, जिन्होंने अपनी दौलत गंवा दी है या जो पैसा कमाना कभी शुरू ही कर रहे हैं। उनसे उनके पास अमीर के बदले में देने के लिए व्यक्तिगत सर्विस के अलावा कुछ भी नहीं होता। इसलिए यह अनिवार्य है कि उनके पास वह सारी व्यवहारिक जानकारी उपलब्ध हो जिसके द्वारा वे अपनी सर्विसेज की लाभदायक मार्केटिंग कर सके। यहाँ पर दी जा रही जानकारी को अच्छी तरह से समझना और पूरी तरह आत्मसात करना स्वयं ही सेवाओं की मार्केटिंग में सहायक होगा। इसके अलावा इससे आप में वह सामर्थ्य भी विकसित होगी जिसके द्वारा आप दूसरे लोगों को बेहतर विश्लेषण कर सकें और उनके बारे में बेहतर निर्णय ले सकें। यह जानकारी पर्सनल डायरेक्टर्स, एम्प्लॉयमेंट मैनेजर्स और दूसरे एग्जीक्यूटिव को भी काम आएंगी जो प्रभावी संगठन के लिए कर्मचारियों का चुनाव करते हैं। अगर आपको इस बारे में शंका हो तो इसकी शक्ति की जांच करने के लिए आत्मविश्लेषण के 28 प्रश्नों के जवाब लिखना शुरू कर लें। अमीर बनने के अवसर कहाँ और कैसे मिल सकते हैं? अब हमने उन सिद्धांतों का विश्लेषण कर लिया है जिनके द्वारा अमीर बना जा सकता है। स्वाभाविक रूप से अब हम पूछेंगे, हमें इन सिद्धांतों पर अमल करने के लिए अच्छे अवसर कहाँ मिल सकते हैं? आइए अपने गुणों की सूची निकाल लीजिए और देखिए कि पश्चिमी समाज आपको कितना अमीर बना सकता है, चाहे उनका लक्ष्य सामान्य अमीर बनना हो या बेहद अमीर बनना हो। शुरुआत में हम सभी को यह याद रखना चाहिए कि हम एक समाज में रहते हैं
जहाँ कानून का पालन करने वाले हर नागरिक को विचार और कार्य की स्वतंत्रता है, जो दुनिया के किसी दूसरे देश की तुलना में अधिक है। हम में से अधिकांश ने इस स्वतंत्रता के लाभों की सूची नहीं बनाई है। हमने कभी अपनी असीमित स्वतंत्रता की तुलना दूसरे देशों की सीमित स्वतंत्रता से नहीं की है। यहाँ पर विचार की स्वतंत्रता है, राजनीति की स्वतंत्रता है, बिजनेस, प्रोफेशन या नौकरी चुनने की स्वतंत्रता है, दूसरों को नुकसान पहुंचाए बिना अपनी मनचाही संपत्ति या जायदाद बनाने की स्वतंत्रता है, अपने घर का स्थान चुनने की स्वतंत्रता है, विवाह में स्वतंत्रता है, अपने घर का स्थान चुनने की स्वतंत्रता है, विवाह में स्वतंत्रता है, सभी प्रजातियों के लिए समान अवसर की स्वतंत्रता है, एक राज्य से दूसरे राज्य में यात्रा करने की स्वतंत्र है, अपने पसंद के भोजन की स्वतंत्रता है और यह स्वतंत्रता भी है कि हम जीवन में किसी भी पद के लिए लक्ष्य बना सकते हैं जिसके लिए हमने तैयारी की है, चाहे वो अमेरिका के राष्ट्रपति का पद ही क्यों ना हो। हमारे पास अन्य स्वतंत्रताएं भी है, परंतु ये सूची सबसे प्रमुख स्वतंत्रताओं का विहंगम दृश्य प्रदान करती है, जिससे जिसमें अवसरों की बहुलता है। स्वतंत्रता का लाभ अधिक स्पष्ट तब नजर आता है जब हम यह देखते हैं कि अमेरिका ही ऐसा एकमात्र देश है जो अपने हर नागरिक को, चाहे वो वहां का मूल निवासी हो या उसने बाद में यहाँ की नागरिकता ली हो, इतनी अधिक और विविध स्वतंत्रता प्रदान करता है। आइए अब है उन वरदानों को गिने जो इस विराट स्वतंत्रता ने हमें प्रदान किया है। उदाहरण के लिए औसत अमेरिकी परिवार को ले लें, जिसका अर्थ औसत आमदनी वाले परिवार को, और उन लाभों को गिने जो परिवार के हर सदस्य के लिए अवसर और प्रचुरता के इस देश में उपलब्ध है। विचार व कार्य की स्वतंत्रता के बाद भोजन, वस्त्र और आवास आते हैं, जो जीवन की तीन मूलभूत आवश्यकताएं हैं। भोजन, चूंकि पश्चिमी सभ्यता के परिवार के पास असीमित स्वतंत्रता उनके दरवाजे पर उपलब्ध है, इसीलिए दुनिया में कहीं भी मिलने वाले भोजन का चुनाव कर सकते हैं जिसकी कीमत उसके पहुंच में हो। फिर है आवास। यह परिवार एक आरामदायक अपार्टमेंट में रहता है जो भाप से गर्म होता है, जहां बिजली की रोशनी है और जहां गैस द्वारा भोजन पकाया जाता है। ब्रेकफास्ट में वे जो टेस्ट खाते हैं वह इलेक्ट्रॉनिक टोस्टर से सेका गया है, जिसकी कीमत केवल कुछ डॉलर है। अपार्टमेंट की सफाई वैक्यूम क्लीनर से होती है जो बिजली से चलता है। किचन और बाथरूम में हर समय गर्म और ठंडे पानी उपलब्ध है। भोजन को ठंडा रखने के लिए फ्रिज है जो बिजली से चलता है। पत्नी अपने बाल बनाती है, कपड़े धोती है, प्रेस करती है तथा इसके लिए वह बिजली से चलने वाले यंत्रों का प्रयोग करती है, जो दीवार में लगे एक प्लग से में तार लगाते ही अपना काम शुरू कर देते हैं। पति अपनी दाढ़ी बिजली के शेवर से बनाता है और उन्हें दुनिया भर से 24 घंटे मुफ्त मनोरंजन मिलता है, जो टेलीविजियों का स्विच दबाते ही शुरू हो जाता है। वस्त्र, पश्चिमी सभ्यता में हर स्थान पर औसत वस्त्र पहनने वाले लोग मिल जाते हैं। भोजन, वस्त्र और आवास की सिर्फ तीन मूलभूत आवश्यकताओं का जिक्र किया गया है। औसत पश्चिमी समाज का नागरिक को कई अन्य लाभ और अधिकार भी उपलब्ध है, जो उसे कम प्रयास में हासिल हो सकते हैं, जबकि वह इसके लिए 8 घंटे प्रतिदिन से अधिक श्रम ना करे। वह चमत्कार जिसने ये वरदान दिए। जब वे वोट मांगते थे तो हम अक्सर स्वराज्यताओं को स्वतंत्रता की बातें करते हुए सुनते हैं, परंतु शायद ही कभी वे इस स्वतंत्रता के स्रोत या इसकी प्रकृति के समुचित विश्लेषण के लिए पर्याप्त प्रयास करते हैं या इसके लिए इतना समय निकालते हैं। मुझे इस अदृश्य शक्ति के स्रोत और प्रकृति के विश्लेषण का अधिकार है, क्योंकि मैं जानता हूं कि मैं 50 वर्ष से भी अधिक समय में ऐसे लोगों को जानता हूं जिन्होंने इस शक्ति का संगठित किया और जिनमें से कई आज भी इसे बनाए रखने के लिए जिम्मेदार हैं। मानवता के इस रहस्यमय हितकारी का नाम पूंजी है। पूंजी में न सिर्फ धन आता है, बल्कि अधिक स्पष्ट रूप में इससे अधिक
व्यवस्थित बुद्धिमान लोगों को समूह आते हैं जो जनता के हित में और खुद को लाभ पहुंचाने के लिए धन का बेहतर प्रयोग करने के तरीकों की योजना बनाते हैं। इन समूहों में वैज्ञानिक, शिक्षाविद, केमिस्ट, आविष्कारक, बिजनेस विश्लेषक, सिटीमैन, आवागमन विशेषज्ञ, अकाउंटेंट, वकील, डॉक्टर और उद्योग धंधों के सभी क्षेत्रों में विशेषज्ञ ज्ञान रखने वाले लोग आते हैं। ये लोग हर क्षेत्र में प्रयासों का नेतृत्व करते हैं, प्रयोग करते हैं और निशा छोड़ जाते हैं। वे कॉलेज, हॉस्पिटल, पब्लिक स्कूल का समर्थन करते हैं, अच्छी सड़कें बनाते हैं, अखबार छापते हैं, सड़क सरकार का अधिकांश खर्चा उठाते हैं और बहुत तेरे डिटेल्स का ध्यान रखते हैं बतेरे डिटेल्स का ध्यान रखते हैं जो मानवीय प्रगति के लिए अनिवार्य है। संक्षेप में कहा जाए तो पूंजीपति हमारी सभ्यता के मस्तिष्क है क्योंकि वे उस पूरे तंत्र की पूर्ति करते हैं जिनमें सारी शिक्षा, ज्ञान और मानवीय प्रगति समाहित है। मस्तिष्क के बिना धन हमेशा खतरनाक होता है, परंतु जब इसका उचित उपयोग किया जाता है तो यह सभ्यता के लिए सबसे महत्वपूर्ण अनिवार्य तत्व बन जाता है। अगर पूंजी की सहायता ना हो तो एक परिवार को अपने लिए साधारण नाश्ता जुटाने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ेगी। इस बात की कल्पना से आपको ये समझ में आ जाएगा कि संगठित पूंजी को कितना महत्व होता है। चाय के लिए आपको चीन या भारत की यात्रा करनी होगी जो अमेरिका से बहुत दूर है, जब तक कि आप बहुत अच्छे तैराक ना हो। आप लौटते समय की यात्रा में थक जाएंगे। फिर एक और समस्या आपके सामने आएगी, अगर आपके पास समुद्र पार करने और तैरने की सहशक्ति हो भी तो आप किस मुद्रा का प्रयोग करेंगे। शक्कर के लिए आपको क्यूबा की एक और समुद्री यात्रा पर जाना होगा या फिर उटा के शुगर बिथ खंड की लंबी पैदल यात्रा पर जाना होगा। परंतु फिर भी हो सकता है कि आपको शक्कर के उत्पादन के लिए आवश्यक है। हम इस बारे में तो कुछ कह नहीं रहे हैं कि अमेरिका में कहीं भी ब्रेकफास्ट टेबल पर पहुंचने के लिए शक्कर को रिफाइन करने, ट्रांसपोर्ट करने और डिलीवरी करने के लिए कितना तामझाम की जरूरत होती है। अं- अंडे आप अपने करीबी फार्म से ले जा सकते हैं, परंतु अगर आप ग्रेप फ्रूट चाहते हैं तो आपको फ्लोरिडा की लंबी पैदल यात्रा करनी होगी। ड्राई सीरियल को तो आपको अपने मेनू में हटाना ही होगा क्योंकि इसके उत्पादन के लिए पुरुषों के प्रशिक्षित संगठनात्मक श्रम और उचित मशीनरी की जरूरत होती है जिन सभी के लिए पूंजी की जरूरत होती है। आराम करते समय आप दक्षिण अमेरिका की दिशा में तैर सकते हैं जहां आप 2-4 केले ले सकते हैं और आप लौटते समय नजदीकी फार्म से जहां डेयरी भी है, बटर और क्रीम भी पड़ियाल चलाकर या ला सकते हैं। इतना सब करने के बाद आपका परिवार आराम से बैठकर नाश्ते का आनंद लेने के लिए तैयार हो जाएगा। यह हास्यास्पद लगता है ना, परंतु अगर हमारे पास पूंजीवादी तंत्र ना हो तो इन आम भोज्य पदार्थों को अपने नाश्ते में शामिल करने का यह इकलौता संभव तरीका होगा। सामान्य नाश्ते के आइटमों की तुलना में जब हम रेलवे और समुद्री जहाज बनाने और उनके रखरखाव के लिए आवश्यक धनराशि के बारे में सोचते हैं तो हम दहल जाते हैं क्योंकि यह राशि हमारी कल्पना से परे है। यह अरबों खरबों डॉलर है, जबकि हमारे जहाजों और रेलों के प्रशिक्षित पूंजीवादी अमेरिका में अधिक सभ्यता की आवश्यकताओं का सिर्फ एक हिस्सा है। आवागमन के लिए पहले से ये जरूरी है कि जीवन जमीन में कुछ जगाया जाए या मार्केट के लिए उत्पादन किया जाए। इसके उपकरणों, मशीनरी, पैकिंग, मार्केटिंग और करोड़ों लोगों के लिए करोड़ों डॉलर और लगेंगे। समुद्री जहाज और रेलगाड़ी धरती से अपने आप नहीं उग जा आते और अपने आप काम नहीं करने लगते। वे सभ्यता की पुकार सुनकर आते हैं और वे उन लोगों के श्रम, कुशलता और संगठन शक्ति के द्वारा आते हैं जिनमें कल्पना है, विश्वास है, उत्साह है, निर्णय करने की शक्ति है और लगन है। इन लोगों को पूंजीपतियों के नाम से जाना जाता है।
देने की इच्छा से, लाभ कमाने और अमीर बनने की इच्छा से प्रेरित होते हैं, और चूंकि वे ऐसी सेवा देते हैं जिसके बिना सभ्यता का कोई अस्तित्व नहीं होता, इसलिए वे बहुत अमीर बन जाते हैं। रिकॉर्ड को साफ और समझ में आने योग्य सरल बनाते हुए मैं ये जोड़ना चाहूंगा कि यह पूंजीपति वही लोग हैं जिनके बारे में हम में से अधिकांश लोगों ने सोप बॉक्स के वक्ताओं को बोलते हुए सुना है। यह वही है जिन्हें क्रांतिकारी, रेक्टी रेक्टियर्स, बेईमान राजनेता और भ्रष्ट श्रमिक नेता, शोषक और अमानवीय या बाल स्ट्रीट कहते हैं। मैं यहाँ पर किसी समूह या अर्थशास्त्र के किसी तंत्र की वकालत या विरोध नहीं कर रहा हूँ। इस पुस्तक का लक्ष्य है एक ऐसा लक्ष्य जिसके लिए मैं आधी सदी से अधिक तक पूरी निष्ठा से समर्पित हूँ। उन सभी को यह ज्ञान प्रदान करना, उन सभी के सामने वह सबसे विश्वसनीय फिलॉसफी प्रस्तुत करना जिसके माध्यम से लोग अमीर बन सकते हैं और जिसकी धनराशि वे कमाना चाहते हैं उतनी धनराशि कमा सके। मैं दो चीजें बताने के लिए यहाँ पर पूंजीवादी तंत्र के आर्थिक लाभ का विश्लेषण किया है। इसलिए ताकि अमीर बनना चाहते हैं वे उस तंत्र को पहचान ले और खुद को अपने अनुरूप ढाल ले जो अमीरी के सारे रास्ते को नियंत्रित करता है, चाहे आप कम अमीर बनना चाहते हो या बेहद अमीर। इसीलिए ताकि आपको तस्वीर का दूसरा पहलू दिख जाए जो राजनेताओं और वक्ताओं द्वारा आमतौर पर दिखाए जा जानबूझकर मुद्दे को मरोड़कर पेश करते हैं और संगठित पूंजी के बारे में ऐसे बात करते हैं जैसे यह कोई जहरीली कोबरा हो। इसको तो खत्म कर ही देते हैं, कल नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। यह एक पूंजीवादी देश है, यह पूंजी के प्रयोग द्वारा विकसित हुआ है, और हम जो स्वतंत्रता के अवसर के वरदानों को लेने के लिए अधिकार का दावा करते हैं, हम जो अमीर बनना चाहते हैं, यह बात जान ले कि अगर संगठित पूंजी ने इन लाभों को उपलब्ध ना कराया होता तो आज हमारे पास अमीरी और अवसर नहीं होते। अगर आप ऐसा सोचते हैं कि अमीर लोग कम कार्य के बदले अधिक धन की मांग करते हैं, या फिर आप यह सोच सकते हैं कि आपके पास धनों का अंबार बिना काम किए लग जाएगा, यह एक स्वतंत्र दुनिया है। आप कुछ भी सोच सकते हैं। कुछ लोग काम किए बिना भी रहते हैं और कुछ लोग थोड़ा बहुत ही काम करते हैं। आपको इस स्वतंत्रता को समझने की जरूरत है। कुछ लोगों को गलतफहमी है इस बारे में, बस कुछ ही लोग इस बात को ढंग से समझते हैं कि जहां तक अमीर लोगों का सवाल है, वे लोग बिना प्रयास के अमीर नहीं बने हैं। कानूनी रूप से अमीर बनने और अमीर बने रहने का केवल एक ही भरोसेमंद तरीका है, वह है उपयोगी सर्विस प्रदान करना। ऐसा कोई सिस्टम नहीं बना है जिसके द्वारा लोग सिर्फ संख्या की शक्ति द्वारा कानूनी रूप से अमीर बन सके या बदले में किसी रूप में मूल्य चुकाए बिना अमीर बन सके। एक नियम है जिसे अर्थशास्त्र का सिद्धांत कहते हैं। यह एक सिर्फ सिद्धांत ही नहीं बल्कि पत्थर की लकीर की तरह है जिसे कोई नहीं काट सकता। इस नाम का चिन्हित नाम को चिन्हित कर ले या याद रखे कि यह बहुत राजनेता या राजनीतिक मशीन से कहीं बलशाली है। यह हर मजदूर संगठन के नियंत्रण के बारे से बाहर की चीज है। इसे किसी भी धूर्त, घूसखोर या फिर किसी ऐसे गैर राजनीतिक द्वारा प्रभावित नहीं किया जा सकता। व्यापार में सम्मिलित हर व्यक्ति के खाते में नजर रखी जाती है और हर रिकॉर्ड को नोट किया जाता है। यह याद रखें कि यह उपलब्ध जरूरतों का धन संचय करने की शुरुआत मात्र है। बहुत कम विलास वस्तुएं और गैर जरूरी वस्तुओं का उल्लेख किया गया है। यह भी याद रखें कि यह तो अमीर बनने के स्रोतों की सिर्फ शुरुआत है। केवल कुछ विलासिताओं और गैर जरूरी चीजों का जिक्र किया गया है, परंतु याद रखें कि व्यापार के इन थोड़े से सामानों के उत्पादन, परिवहन और मार्केटिंग के व्यापार की वजह से लाखों करोड़ों स्त्री पुरुषों को रोजगार मिलता है जो अपनी सर्विसेज के बदले में हर माह करोड़ों डॉलर प्राप्त करते हैं और विलासिता तथा आवश्यकताओं के की वस्तुएं पर खुले हाथों से इसे खर्च करते हैं।
खास तौर पर यह याद रखें कि व्यापार और व्यक्तिगत सेवाओं के इन विनियम के पीछे अमीर बनने का प्रचुर अवसर सुलभ है। यहाँ स्वतंत्रता आपकी मदद करती है। इन व्यापारों को करने के लिए जितनी भी प्रयास जरूरी है, उन्हें करने से आपको कोई नहीं रोक सकता। अगर आप में योग्यता है, प्रशिक्षण है, अनुभव है, तो आप भी बहुत बड़ी धनराशि कमा सकते हैं। जो लोग बेहद अमीर बनने लायक सौभाग्यशाली नहीं हैं, वे कम अमीर तो बन ही सकते हैं। कोई भी नाम मात्र के श्रम के बदले में जीवन यापन कर सकते हैं। तो अब स्थिति आपके सामने है। अवसर ने आपके सामने अपना खजाना खोल कर रख दिया है। सामने में आए वह चुने जो आप चाहते हैं। अपनी योजना बनाएं, योजना के हिसाब से काम करें और लगन से उसका अनुसरण करें। पूंजीवादी समाज बाकी का काम कर देगा। आप केवल इस बात पर भरोसा रखें। पूंजीवादी समाज हर इंसान को उपयोगी सेवा प्रदान करने और उस सेवा के मूल्य के अनुपात में अमीर बनने का अवसर देता है। सिस्टम किसी से भी यह अधिकार नहीं छीनता, परंतु यह ऐसा कोई आश्वासन नहीं देता कि बिना कुछ किए ही आपको कुछ हासिल हो जाएगा, क्योंकि यह सिस्टम स्वयं अर्थशास्त्र के नियम द्वारा नियंत्रित होता है, जो बिना कुछ दिए हासिल करने के सिद्धांत को ना तो पहचानता है, ना ही इसे लंबे समय तक सहन करता है। अर्थशास्त्र का सिद्धांत प्रकृति ने बनाया है। वहां कोई भी ऐसा कोर्ट नहीं है जहां इसके उल्लंघन करने वाले दरख्वास्त दे सके। इस सिद्धांत के दोनों पक्ष हैं। इसका उल्लंघन करने पर नुकसान भी होता है और ढंग से पालन करने पर पुरस्कार भी मिलता है। इस सिद्धांत को खारिज नहीं किया जा सकता। यह उतना ही बड़ा सत्य है जितना आसमान में टिमटिमाते हुए तारे, और उसी प्रकृति का हिस्सा है जो तारों को नियंत्रित करता है। आपके अंदर ये प्रश्न आ सकता है, कोई हो सकता है जिसे इस नियम का पालन करने से मना कर दे? निश्चित तौर पर हम एक स्वतंत्र समाज में रहते हैं जहां आप समान अधिकार पाते हैं, किसी भी नियम को नजरअंदाज कर सकते हैं। तब क्या होगा? तब तक कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा जब तक अधिक संख्या में लोग एक साथ इस सिद्धांत को नजरअंदाज ना करें। ये सिद्धांत सिर्फ कुछ समय के अनुभव से ही नहीं निकले हैं, पर इनमें एक साल की कड़ी मेहनत लगी है। तो आप लोग में से कोई कुछ शेयर करेगा या क्लियर हो गया है? गोल्डी जी, सुलोचना जी। बहुत कुछ सुना वैसे। हाँ, क्या समझ में आया? ओवरऑल सारांश उसने यही बताने की कोशिश की, एग्जांपल्स, खूब सारे एग्जांपल्स हमारी सोसाइटी को लेके, कि जब हमारे पास हर चीज को करने की स्वतंत्रता है, लेकिन ये हमारे पर डिपेंड करता है कि हम अपना लिमिट कहाँ, कितना हम खुद को रोकते हैं, अपनी लिमिटेशन कितना बनाते हैं, क्या चीज कर सकते हैं। हमें कोई चीज करने के लिए कोई मना नहीं करता है। हर चीज में हमें स्वतंत्रता दी गई है। ये हमारे हाथ में है कि हम कितना पैसा कमाना चाहते हैं और कितनी मेहनत करते हैं। जी बिल्कुल। और एक इसमें ये भी हमारा आया हुआ है कि एक कोई अगर काम है तो उसको आप इजीली कैसे कर सकते हैं, या उसी काम को कैसे उसको एकदम घुमा के उसको कठिन बना के एकदम उसको लोड लेके करेंगे तो वो कैसे होगा। हाँ, अगर साधारण में कोई वस्तु मिल रही है तो आप वो लेना पसंद करेंगे, या पूरा मीन कि आप उसको पूरा सर्कल बना के पूरा एकदम हेडक उसका मेहनत लेके करते हैं। फिर उसको करना पसंद करेंगे। तो यही हमको भी सिखाया जाता है कि कोई भी जब आप काम करते हैं, अगर बिजनेस से रिलेटेड करें हमारा जो करते हैं हम, तो आपको इजी वे में बताया जाता है। हाँ, आपको एक इंजॉयमेंट में लेना है उसको, ना कि एक हेडक के रूप में लेना है, अरे अब हमको ये करना है। जैसा कि कल रहा हमें बताया जाता है 60 पीवी का, 60 पीवी करना है, 100 पीवी करना है, तो उसको इजी वे में हाँ करना है। ये नहीं अरे वो करना है, अब ये कैसे होगा। तो एक एंजॉयमेंट में अगर करते हैं तो वो इजी हो जाएगा, और नहीं तो वो इनकी इनकी है टफ तो है। ऐसी प्रेजेंटेशन की अगर बात करें, प्रोस्पेक्टिंग की बात करें, तो आप अगर उसको लेते हैं इजी में, साधारण में लेना, जैसे हम रोजमर्रा का काम करते हैं, कोई हेडक नहीं, कोई टेंशन नहीं, फ्री माइंड से,
वैसे ही करते हैं तो वो नॉर्मल हो जाता है, उसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आती और सफलता भी आपकी बहुत अच्छी हो जाती है। बिल्कुल, बिल्कुल सही कहा। मतलब बात बात घूम फिर के वही आ गई हमारे सोच के ऊपर ही, कि अगर हम किसी सोच काम को बहुत ज्यादा मुश्किल समझेंगे कि ये हमसे हो नहीं होने वाला, तो वो हमें मुश्किल ही लगेगी। बट जहां हमने ये सोच लिया कि हाँ वो हम कर सकते हैं, वो हम कर लेंगे। जैसे पूंजी, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर हमारे ही बिजनेस का हम ले लें, तो हमें बहुत सारे टूल्स प्रोवाइड किए गए हैं। जैसे होम मीटिंग्स हो गए, या ऑफिस जाके मीटिंग करना, ऑनलाइन ट्रेनिंग अटेंड करना, बहुत सारी सुविधा जो कि पहले के टाइम में लीडर्स को नहीं मिलती थी। और अभी प्रोडक्ट्स भी बहुत सारे आ गए हैं, तो हमारे पास अपॉर्चुनिटी बहुत है। बट उस अपॉर्चुनिटी को हम कैसे यूटिलाइज सही से करते हैं, वो हमारे हाथ में है। कि हम वेट करें कि हम करने को दो तरीके से कर सकते हैं। एक तो हम वेट करें कि हाँ और थोड़ा सामान आ जाए और लोग समझने लग जाए, उसके बाद हम मेहनत करना शुरू करें। या तो जो है हमारे पास, जितना हम सीखे हैं उतने से स्टार्ट करें, क्योंकि करते करते ही हम एक्सपर्ट बनेंगे। जी बिल्कुल, ठीक है। जिनको करना होता है वो आप होम मीटिंग भी कर लेते हैं, आप जूम पे मीटिंग करके आप सीख सकते हैं। नहीं तो जिनको नहीं करना है उनके अगर पास में भी आपका कहना चाहिए ऑफिस हो, सेंटर हो और सेमिनार वगैरह हो रहे हो, जिनको नहीं करना तो वो वहां जाके नहीं करेंगे, उनको बहाने हो जाएंगे कि हाँ, हमको हमारा ये काम है, हमको ये प्रॉब्लम है, तो ये हो जाता है। जिनको करना है वो करते हैं और जिनको नहीं करना वो आप चाहे घर में भी उनको सारी सुविधाएं प्रोवाइड कर दी जाए तो वो नहीं करते नहीं, हैं। तब भी नहीं करेंगे। हाँ। सुलोचना जी, आप कुछ बोलना चाहेंगे? जी मैं गोल्डी मैम का सुन रही थी, बहुत अच्छे से समझाते हैं ये ना वो बहुत अच्छा मैम। समझाती है। हाँ बहुत अच्छे से बोलते हैं ये ना। यही